नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज आपकी जो टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 और पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय क्लास 12 राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर, यह जो आपका चैप्टर है भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 का राजा किसान और नगर, इसकी टेस्ट सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो भी क्लासें आपको चल रही हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास चल रही है। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 6 to 12 कंप्लीट कोर्स मिलेगा। 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो ऑफर के तहत ऑफर आपके पास उपलब्ध है और ये 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, केवल 799 रुपया। ठीक है, परीक्षा होने तक का यह देखिए, ये आपको 1499 जो आपका है ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है और 799 रुपए में आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी और क्लास 6 to 12 का पूरा नोट्स आपको मिलेगा। इसकी फीस जो है केवल 799 रुपया रखी गई है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भारी डिस्काउंट भी मिल चुका है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 799 रुपए में कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा और 2500 एमसीक्यू मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 राजा किसान और नगर टेस्ट सीरीज संख्या 3। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दोनों कक्षाओं का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं टेस्ट सीरीज का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। राजा किसान और नगर टेस्ट सीरीज संख्या 3। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, ये आपका प्रश्न संख्या 1 है। एक लिखा हुआ है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 बीसी में राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों की नींव पड़ी थी। बिल्कुल 600 बीसी में बुद्ध और महावीर का काल था और राजे रजवाड़ों मतलब एक साम्राज्य की नींव 600 बीसी में ही पड़ी थी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। मतलब 600 बीसी में जो साम्राज्य का नींव पड़ा था, इसकी जिम्मेदार कारक क्या है? कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीकों का चलन, या लोहे का व्यापक प्रयोग, या तीसरा विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव, यह आपका गलत होगा। मतलब कि साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके भी था और लोहे का व्यापक प्रयोग, यही साम्राज्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा मित्र, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर 2500 एमसीक्यू मिलेगी टेस्ट सीरीज के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, 600 बीसी में ईसा पूर्व में लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों के साथ राज्यों, साम्राज्यों, रजवाड़ों का विकास हुआ था। इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों से हुई थी। लोहे के व्यापक उद्योग से कृषि उपज में क्या हुई? वृद्धि हुई। लोहे का सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया गया था कृषि में, कृषि यंत्र बनाया गया था, लोहे का हल भी बनाया गया था 600 बीसी में और कृषि उपज में व्यापक वृद्धि हुई, जिससे कृषि अधिशेष अधिक हुआ और कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके भी इजाद हुए। इस आर्थिक प्रक्रिया ने साम्राज्यों की नींव रखने में क्या की? मदद किया। ठीक है, इस प्रक्रिया को विभिन्न संस्कृतियों से कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, बाकी 1, 2 जो है आपके सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह पूरा चैप्टर जो है राजा किसान और नगर, मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसे कंप्लीट करा रहा हूं। हालांकि मैं जो क्लास 11 में कराया हूं उसमें पहले लेक्चर्स वीडियो दिया हूं, फिर टेस्ट सीरीज दिया हूं, लेकिन समय कम है, मैं मान कर चलता हूं बहुत कम समय है, इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज पहले करा दे रहा हूं। ठीक है, अब जब समय बचेगा तब उसके बाद मतलब अगर परीक्षा होने से पहले यह कंप्लीट कराना मेरे ऊपर दबाव है विशेष रूप से, तो मैं इसे परीक्षा होने से पहले कंप्लीट करा रहा हूं, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज पहले शुरुआत कर रहा हूं इसमें। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप
को ही मिली थी। और अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों और अभिलेखों में किया गया है। बिल्कुल, यह भी सही है, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, यह भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है। चौथा देखिएगा, तमिल और पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है। बिल्कुल ये बात गलत है, बहुत सारी भाषाओं में अभिलेखों की रचना की गई है और ये लिख रहा है कि तमिल और पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, ये बात गलत है। तो कौन सही है? 1 2 3, 1 2 3 सही है बिल्कुल, मतलब विकल्प सी, विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा मित्र, 1837 में 1838 लिखा, 1837 माना जाता है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में है। अशोक के जो शिलालेख हैं वह प्राकृत भाषाओं में है। इसे अर्धमागधी भी कहा जाता है, अर्धमागधी को प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो क्या है? प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। ठीक है, अतः कथन 3 जो है आपका सही है। तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, जबकि इसमें कहा गया है कि तमिल पाली में अभिलेखों की रचना नहीं की गई है, तो ऐसी बात नहीं है। तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में भी अभिलेख लिखे गए हैं। ठीक है, अतः कथन 4 जो है गलत है। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाओं में बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। दोनों कथन आप अच्छे से देख लें, समझ लें। इसी तरह के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। तो 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा और हम आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बौद्धों और जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, दोनों में 16 राज्यों का उल्लेख है। गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन होता था। देखिए, गढ़ और संघ नाम से जो प्रसिद्ध राज्य थे वहां पर राजा का शासन नहीं होता था, वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसमें हर व्यक्ति राजा होता था, जो समिति का सदस्य होता था वो सब राजा होता था। तो किसी राजा के द्वारा यह शासित नहीं होता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, विकल्प एक। ठीक है, बौद्धों और जैन ग्रंथों के आरंभिक ग्रंथों में, जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है और जैन ग्रंथ भगवती सूक्त में 16 महाजनपद का वर्णन है। ठीक है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे राज्यों का इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ नाम के प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, एक समूह ही शासन करता था। ठीक है, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो होता था राजा कहलाता था। भगवान महावीर और बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 4 अच्छे से आप देख लें, समझ लें। 600 बीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे, यह सही है। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना की थी। धर्मशाला नहीं, धर्मशास्त्र है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना किया था, यह भी सही है। पड़ोसी राज्यों की आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। चौथा देखिएगा, शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। शिल्पकारों से कर वसूलित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? तो ये आपका मुझे लग रहा है कि 1 2 4 ये आपका सही होना चाहिए, विकल्प सी। देख लेते हैं भाई, हाँ ये सही है, कभी कभी भूल जाता है। तो विकल्प सी ये आपका सही है। कौन सा गलत है? यही तीसरा जो है गलत है कि शासकों का पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना अवैध माना जाता था, ऐसी बात नहीं है। धन एकत्र करना बिल्कुल सही था, पड़ोसी राज्यों पर लोग आक्रमण किया करते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत बता रहा है। बाकी 1 2 4 जो है आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। जनपद शब्द का अर्थ ऐसा भूखंड था जहां लोग, जन अर्थात लोग, कुल और जनजाति बस जाती थी। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। 6वीं सदी
ईसा पूर्व मतलब 600 BC में संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, इसमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था और अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। उस समय संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना भी माना जाता था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 5। 600 BC में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो 600 BC में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, तो इतिहासकारों के अनुसार क्या कारण इसके थे? क्यों शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा मगध? क्योंकि यहाँ पर अच्छी उपज थी, बिल्कुल यह सही है। लोहे की खदानें यहाँ पर थी, यह भी सही है। लोहे के खदान होने से यहाँ के लोगों को अच्छे कृषि यंत्र बना लिए, जिसकी वजह से कृषि उपज में भी वृद्धि हुई। लोहे के खदान होने से लोग बहुत सारे हथियार औजार आदि बना लिए, जिससे उनकी सामरिक शक्ति मजबूत हुई। गंगा और उपनदियों के कारण आवागमन भी सुलभ हो गया, नदी मार्ग का भी प्रबंध हो गया। ठीक है, जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता थी और हाथियों का प्रयोग युद्ध आदि क्षेत्र में किया जाने लगा। तो ये सभी कारक उत्तरदायी हैं कि मगध की उन्नति के लिए सभी कारक उत्तरदायी हैं। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 4 सब है, 1 2 3 4। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिसके कारण उपकरण, हथियार बनाना सरल आदि होता था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, गंगा तथा इसकी उपनदियों में आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। इसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिल्कुल, ये आपका सही है। दूसरा देखिएगा, मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत में मिलता है। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथों में और संस्कृत वाग में भी मिलता है। यह भी बातें सही है। तीसरा देखिएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। यह भी सही है। आर्मेयिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। ये बात गलत है। अशोक के जो अभिलेख यूनानी और आर्माइक लिपि में है, वो दक्षिण भारत में नहीं मिले हैं, वो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिले हैं। ये बातें सही है, गलत है। ठीक है, क्या सही है? 1 2 3 सही है। 1 2 3 मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों में आर्माइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में नहीं हुआ है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त शहबाजगढ़ी और मानशहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, जो पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वो शहबाजगढ़ी, मानशहरा वो आपके खरोष्टी लिपि में है। शेष भारत में जो अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी अभिलेख में है, और अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वह आर्माइक और यूनानी लिपि में है। जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त सिरेगुना अभिलेख आर्माइक और यूनानी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। प्रश्न संख्या 6, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य उसमें शामिल हैं? मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य उसमें शामिल हैं? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी। तो कौन शामिल है इसमें? देखिए, मौर्य साम्राज्य में 5 राजा थे। मौर्य साम्राज्य में 5 शक्तिशाली केंद्र थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, कलिंग और अवंती। तो प्राची का पाटलिपुत्र राजधानी था, उत्तरापथ का तक्षशिला था, अवंती का उज्जैनी। अंग और काशी तो नहीं थे यार। 1 2 3 1 2 3 होगा, बल विकल्प ए ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ ए है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन थे? पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। ठीक है, इन सब का उल्लेख किया गया है। जैसे सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? दक्षिणापथ की। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। प्राची की क्या थी? पाटलिपुत्र। कलिंग की तोसली किसकी राजधानी थी? कलिंग राज्य की।
और उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती की। ठीक है, तो ये 4-5 राज थे, उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राची, कलिंग और अवंती। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। पहला देखिएगा, तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। बिल्कुल, तक्षशिला और उज्जैनी जो थे दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाना पड़ता था तो उज्जैनी रास्ते में पड़ता था। ठीक है, और पश्चिम उत्तर भारत में जाना पड़ता था तो तक्षशिला रास्ते में पड़ता था। तो दोनों ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। सुवर्णगिरी, देखिए सुवर्णगिरी के बारे में यह तो बात सही है, विकल्प एक सही है। दूसरा देखिएगा, सुवर्णगिरी आंध्र प्रदेश में स्थित सोने की खदान है। तो सुवर्णगिरी का मतलब ये होता है सोने का पहाड़, और सोने का पहाड़ यानी सोने का खान कहाँ पर था? तो वह आंध्र प्रदेश में नहीं था सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जो था कर्नाटक में भी था, कर्नाटक में था। और आज भी भारत के जिस राज्य से सबसे ज्यादा सोना निकलता है वह है कर्नाटक। ठीक है, तो यह तो ऑप्शन आपका गलत हुआ। कौन सही है? केवल एक, केवल एक आपका सही है, ए। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी मतलब सोने का पहाड़ कर्नाटक में स्थित सोने की खदान थी। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, अच्छे से देख लीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए, इसी तरह से आपकी सारी एनसीईआरटी 11 भी कंप्लीट कराया हूं और एनसीईआरटी पूरा 12 भी कंप्लीट करा दूंगा, परीक्षा होने तक कंप्लीट करा दूंगा। बीपीएससी, पीजीटी और एसएसबी पीजीटी तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए, क्लास 11 और 12 अच्छे से रगड़िए इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति का उल्लेख किया है। बिल्कुल, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए मेगास्थनीज ने एक समिति का उल्लेख किया है। ठीक है, एक समिति थी जो सैनिक गतिविधियों का संचालन करती थी, ये तो सही है। दूसरा देखिएगा, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो ये दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, देखिए सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया गया है। मतलब सैनिक संचालन के लिए एक समिति थी और 6 उप समिति थी। ठीक है, इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी जो होती थी, देखिए अब सैनिकों से संबंधित ही काम कर रही है, मतलब एक उप समिति क्या कर रही है? नौसेना का संचालन कर रही है, दूसरी जो कर रही है यातायात और खान पान का संचालन कर रही है, मतलब युद्ध में कभी सैनिक जाते हैं तो। ठीक है, तीसरी जो कर रही है वो पैदल सैनिकों का संचालन कर रही है, चौथी जो है अश्वारोहियों का, पांचवी जो है वो रथरोहियों का संचालन कर रही है, छठवीं का काम हाथियों का संचालन करना है। दूसरी जो उप समिति का दायित्व था विभिन्न प्रकार का था, उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ठीक है, कुल मिलाकर ये जान लो यार, एक समिति थी और 6 उप समितियां थी, किसके लिए? सैनिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद से संसार में अच्छा रहेगा। धम्म का मतलब क्या? धम्म जो है पाली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है धर्म। धम्म, धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहा गया है। ठीक है, तो कोई धर्म के रास्ते पर रहेगा तो भाई उसका यह जीवन भी सफल रहेगा और आगे वाला जीवन भी सफल रहेगा, आने वाला जीवन। ठीक है, यही बात है और अशोक प्रचारित करवाया था। प्रश्न 10 देखिएगा, दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था, बिल्कुल सही है। सरदारों का पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यह भी आपका सही है। तीसरा देखिएगा, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते थे, यहाँ उल्टा बोल दिया है। देखिए राजा जो थे क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे, और सरदार जो क्या करते थे? भेंट वसूलते थे। तो ये बातें गलत हैं। 8D देखिएगा, शक और सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, ये बातें सही हैं। ठीक है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ये सी, कि सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे और राजा भेंट वसूल करते थे, ये गलत है। जबकि राजा कर वसूलते थे और सरदार क्या करते थे? भेंट लेते थे, विकल्प सी। और यह जो भी है, यह 10वां क्वेश्चन है, यह दक्षिण भारत के राजाओं के संदर्भ में है और सरदारों का जो पद होता था वंशानुगत होता था। ठीक है, और नहीं भी होता था। और चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तमिलकम कहा जाता था, क्योंकि तमिल राजा थे चोल चेर पांड्य।
ठीक है। व्याख्या देख लीजिएगा। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल था। इस सरदार का मतलब सामंत थे, ठीक है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे तथा राजा कर वसूलते थे। सरदार में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। राजा को दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों को अपनाना पड़ता था? राजा को दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए किन माध्यमों को अपनाना पड़ता था? देवी देवताओं के साथ अपने नामों को जोड़ना, बिल्कुल यह काम राजा करते थे, ठीक है। दैवी स्थिति में प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जुड़ा करते थे। विशाल काय मूर्तियों का निर्माण भी करते थे और बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते थे। बहुत सारे राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किए हैं और विशाल काय मूर्तियों का निर्माण भी करवाते थे, ठीक है। तो यह आपका 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं, ठीक है। दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा यह तीनों काम करते थे। व्याख्या देख लीजिएगा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर शासक तक इसे अपनाया गया। कुषाण शासक इसके सबसे अच्छे उदाहरण थे। मतलब कुषाण शासक वह थे जो अपने नाम के साथ देवताओं का नाम जोड़ा करते थे और अपनी मूर्तियां बनवाने वाले जो शासक होते थे कुषाण शासक होते थे, ठीक है। तो मध्य एशिया में पश्चिमोत्तर शासकों ने इसे ज्यादातर यह चीजें अपनाई। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास नाट के देवस्थान पर कुषाणों द्वारा मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कई शासकों ने देवतुल्य स्थान प्राप्त करने के लिए देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। मतलब कनिष्क ने अपने आप को यह उपाधि धारण किया था, कनिष्क, ठीक है, देवपुत्र। संभवतः कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो कि स्वयं स्वर्गपुत्र कहते थे अपने आप को। यह अपने आप को क्या बोलते थे? स्वर्गपुत्र भी बोलते थे। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। आखिरी प्रश्न इस सीरीज का, कुल 24 प्रश्न है, इसलिए हम 12 प्रश्न करके कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज काफी लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिलप्पादिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। तो देखिए तेलुगु भाषा में नहीं की गई है शिलप्पादिकारम की रचना। शिलप्पादिकारम की रचना तमिल भाषा में की गई है। तो ये चीजें जो है आपकी गलत हो गई। कनिष्क के सिक्कों की अग्रभाग में राजा और पृष्ठ भाग में देवता का अंकन है, यह तो सही है। पहला जो है गलत है, ठीक है, लेकिन दूसरा आपका सही है क्योंकि शिलप्पादिकारम की रचना तमिल भाषा में की गई है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2, बी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। शिलप्पादिकारम तमिल महाकाव्य है, अतः कथन 1 जो है गलत है, ठीक है। और कनिष्क के सिक्कों के अग्रभाग में राजा, आगे के भाग में राजा और पीछे के भाग में देवता की आकृति अंकित है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और शिलप्पादिकारम जो है तमिल भाषा का यह पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इलांगो वादिगल इसके लेखक हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों को तो देखिएगा। यह क्लास 12 की अब टेस्ट चल रही है, क्लास 11 की कंप्लीट हो गई है। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। तो पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। केवल 799 रुपये का आप लोगों को पेमेंट करना है। फोन पे, पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।